हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है फांसीवाद और नाजीवाद। ठीक है नहीं, फांसीवाद और नाजीवाद में क्या अंतर है और ये फांसीवाद और जो नाजीवाद क्या विचारधारा है। इस समय रूस के द्वारा यूक्रेन पे जो हमला किया गया है तो ये कहा जा रहा है रूस के बारे में कि रूस नाजीवादी विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है नहीं, तो ये इस समय जो है फांसीवाद और नाजीवाद चर्चा का विषय बने हुए हैं कि ये विचारधारा क्या है। रूस को नाजीवादी विचारधारा को आगे ले जाने का क्या मतलब, क्यों कहा जा रहा है कि रूस नाजीवादी विचारधारा को आगे ले जा रहा है। ठीक है नहीं, और विभिन्न देशों के द्वारा, जैसे आपके पास चाइना ताइवान पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने आपके पास भारत के कुछ क्षेत्रों में भी जो है मतलब तनाव की स्थिति है, भारत चाइना के मध्य है। और भी विभिन्न देश जो है मतलब एक प्रकार से जो वर्ल्ड है उसमें जो बड़े बड़े कंट्री हैं वो अपने इतिहास को दोहराने के प्रयास में छोटे छोटे जो कंट्री हैं उन पर जो है एक प्रकार से सैन्य जो है आक्रमण का दबाव बना हुआ है। ठीक है नहीं, तो उसी क्रम में ये नाजीवादी और फांसीवादी विचारधारा उभर कर आती हैं, क्योंकि जब हमने पीछे कालांतर में इतिहास में देखा तो इन्हीं विचारधाराओं के कारण भी प्रथम आपके पास जो विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, वो भी इन्हीं विचारधाराओं का परिणाम था। और वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है रूस के द्वारा यूक्रेन पे जो हमला किया गया है, और एक साइड दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक साइड जो वेस्टर्न कंट्री है अमेरिका के नेतृत्व में, और दूसरी साइड जो है रसिया, चाइना और उसके सहयोगी देश जो है वो आपके पास खड़े हुए हैं। तो ये जो विचारधाराएं हैं कैसे काम करती हैं और ये विचारधाराएं कैसे बड़े देशों को छोटे देशों पर अधिकार जमाने के लिए प्रेरित करती हैं, और बड़े देश कैसे अपने जो है इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि फांसीवाद क्या है और आपके पास नाजीवाद क्या है। तो अगर मैं बात करूं फांसीवाद की, तो फांसीवाद फैसिज्म शब्द से मिलकर बना है। इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो फांसीवाद है। और फैसिज्म जो है आपके पास इटली के फैसिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी। लकड़ी के गट्ठर का जो संकेत है वो एकता के संदर्भ में है और कुल्हाड़ी का संकेत शक्ति के संदर्भ में है। और ये जो विचारधारा है आपके पास फांसीवाद, इसके जो समर्थक हैं वो कौन है, ये किसकी आपके पास विचारधारा है या किसके द्वारा उत्पन्न की गई है? ये इटली में मुसोलिनी के द्वारा उत्पन्न की गई विचारधारा है। ठीक है नहीं, हम जानेंगे क्या कारण है उसके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फांसीवाद की, तो मैंने आपको बताया कि ये फैसिज्म का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है नहीं, हिंदी अर्थ है आपके पास फांसीवाद। फैसिज्म जो है फैसिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी। लकड़ी के गट्ठर का मतलब होता है जो एकता को मतलब आपके पास प्रमोट करता है या जो एकता की ओर संकेत करता है, तो वहीं कुल्हाड़ी जो है वो शक्ति की ओर संकेत करता है। अब बात आपके पास आती है कि ये कैसी विचारधारा है। तो फांसीवाद जो है एक ऐसी विचारधारा है जो सर्वाधिकारवाद यानी सब पर अधिकार करने वाली जो विचारधारा है उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। यानी फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सर्वाधिकारवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। और इस विचारधारा का उदय कहाँ हुआ? इटली में। किसके नेतृत्व में? आपके पास मुसोलिनी के नेतृत्व में इसका उदय हो रहा होता है। अब इसका कारण क्या है? कारण इसका आपके पास है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इटली आपके पास वो मित्र राष्ट्र, आपके पास अमेरिका जो वेस्टर्न आपके पास कंट्री थे मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे आपके पास, तो इटली इनके साथ मिलकर युद्ध को लड़ा। और इटली ने जो है दूसरे धड़े में आपके पास धुरी राष्ट्र थे जिसमें जर्मनी और उसके सहयोगी थे। और इटली ने जब आपके पास मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब मित्र राष्ट्रों की विजय हो जाती है तो इटली को उसका प्रॉपर हक नहीं मिल पाता। मतलब जो भी आपके पास क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूट किए हुए मित्र राष्ट्रों के द्वारा या जो भी आपके पास संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें इटली को प्रॉपर रूप से उसका हक नहीं मिल पाया, और जबकि युद्ध में इटली को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। ठीक है, तो उस मतलब पहले विश्व युद्ध के बाद इटली में एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न हुई कि इटली को उसका हक नहीं दिया गया, जबकि इटली को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी प्रथम विश्व युद्ध में। और क्यों हक नहीं दिया गया? क्योंकि जो इटली में सरकार थी
वो आपके पास इटली का हक दिलवाने में नाकामयाब रही। वो सरकार जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से संचालित हो रही थी वो कमज़ोर सरकार साबित हुई। तो ऐसे में आपके पास मुसोलिनी का जो विचार आगे बढ़ा और मुसोलिनी ने सर्वाधिकारवाद की बात कही और मुसोलिनी ने आपके पास ये बात कही कि वो विचारधारा को आगे लेकर आया जो स्वतंत्रता और आपके पास उदारता, शांतिवाद, मार्क्सवाद इन सब का विरोध करती है। तो ऐसी विचारधारा को जब मुसोलिनी ने आगे बढ़ाया वही विचारधारा सर्वाधिकार का व्यवहार रूप लेकर फांसीवाद के रूप में सामने आती है। ठीक है नहीं। और ये जो विचारधारा है मुख्य रूप से साम्यवाद के खिलाफ उत्पन्न हुई विचारधारा है। ठीक है नहीं। लेकिन बात को हम अगर विशेषताओं की बात करें फांसीवाद की, तो ये विचारधारा जो मार्क्सवाद है, जो आपके पास वर्ग संघर्ष की बात करता है, जो आपके पास संसाधनों पर राज्य के अधिकार की बात करता है, या उदारवाद जो उदारवादी विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, या शांतिवाद जो शांति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, या स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं, उन सब के विरोध में ये विचारधारा उदय होती है। क्योंकि इसका मतलब है सर्वाधिकारवाद, यानी कि सब जगह अधिकार करना। और ये जो विचारधारा है वो राज्य को सर्वोच्च सत्ता मानती है। यानी ये विचारधारा मानती है कि राज्य सर्वोच्च है और राज्य से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है आपके पास। और ये उग्र राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना उस प्रबल लेवल पर कि अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना। उग्र राष्ट्रवाद, युद्ध नायकवाद। और ये युद्ध नायकवाद का मतलब ये मानती है कि युद्ध लड़ना जो है वो नायक का कर्तव्य होता है, शासक का कर्तव्य है युद्ध लड़ना, और युद्ध के माध्यम से अपने देश की भलाई के लिए जो बन सकता है वो करना। उसके बाद अनुशासन में विश्वास करती है और प्रबल राष्ट्रवाद का समर्थक है। यानी ये विचारधारा राष्ट्र को सर्वोच्च मानती है और ये कहती है राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है, और युद्ध नायकवाद में विश्वास करती है। ये मान के चलती है शासक का जो परम उद्देश्य होता है या परम उसका कर्म होता है वो युद्ध लड़ना होता है, और अनुशासन और कठोरता पर ये बल देती है कि अनुशासित और कठोर प्रशासन ही किसी भी स्टेट को ऊपर ले जा सकता है। ठीक है नहीं। जबकि स्वतंत्रता और उदारवादी जैसे जो वर्तमान में विचार हैं, जो लोकतांत्रिक विचार हैं, उनके ये विरोध में विचारधारा है। कुल मिलाकर आपके पास फांसीवाद जो है इटली में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई वो विचारधारा है जो राज्य को सर्वोच्च सत्ता मानती है और ये मानकर चलती है कि शासक जो है वो युद्ध नायक है, यानी कि शासक का कर्तव्य है युद्ध को लड़ना और अपने राज्य के हितों को आपके पास संरक्षित करना। तो ये फांसीवाद की विचारधारा है। अब आप इस विचारधारा को देखकर कभी कभी भारत में जब बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है तो कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी फांसीवाद को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि बीजेपी उग्र राष्ट्रवाद की बात करती है। मतलब कांग्रेस ऐसा कहती है और ये कहती है कि बीजेपी जो है राष्ट्र को आगे लाकर लोगों की स्वतंत्रता और जो उदारवादी जो विचारधारा है उसे दबाने की कोशिश कर रही है। तो हमारे यहाँ बीजेपी पे भी आरोप लगते हैं। अब बात करें हम नाजीवाद की, तो नाजीवाद क्या है? ये नाजीवाद भी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध उनके बीच की घटना जो है उनके बीच की घटनाओं से उत्पन्न हुई आपके पास एक क्रांतिकारी विचारधारा है। ठीक है नहीं, नाजीवाद कि ये भी एक क्रांतिकारी विचारधारा है जो पहले विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में फली फूली विचारधारा है ये। और ये इसका आपके पास उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में। किसके द्वारा उदय किया गया? एडोल्फ हिटलर के द्वारा। एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था उसके द्वारा इस विचारधारा का उदय किया गया। ठीक है नहीं। और इसके अगर मैं कारण की बात करूं तो ये फांसीवादी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही ये उदय हुआ इसका, और इसका भी उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसका कारण अगर ये था कि इटली को उसका प्रॉपर हक नहीं मिल पाया, तो इसका कारण था वर्साई की संधि। क्योंकि मित्र राष्ट्र जो पश्चिमी देश थे अमेरिका के नेतृत्व में मित्र राष्ट्र, और आपके पास अमेरिका ने प्रॉपर रूप से इतना नेतृत्व नहीं किया लेकिन सप्लाई खूब किया आपके पास ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो एक अग्रणी देश थे ब्रिटेन और फ्रांस। और आपके पास दूसरा धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी और उसके सहयोगी देश।
इधर ब्रिटेन, फ्रांस और उनके सहयोगी देश। तो वर्साई की जब संधि हुई, जर्मनी की हार हुई और वर्साई की संधि जर्मनी पर लादी गई। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो वर्साई की संधि में क्या हुआ, जर्मनी पर जुर्माना लगाया गया। जर्मनी को युद्ध का जो है मुख्य कारण माना गया कि जर्मनी की वजह से ही युद्ध हुआ है। तो जर्मनी में बहुत सारे आर्थिक मतलब आपके पास प्रतिबंध लगाए गए और उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया। और जर्मनी के द्वारा जो जीते हुए क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को वापस ले लिया गया और मित्र राष्ट्रों के द्वारा आपस में बांट लिया गया। इसमें आपके पास इटली को प्रॉपर हक नहीं मिला, ऐसा मुसोलिनी का कहना है। तो ये जो वर्साई की अपमानजनक संधि थी, तो इससे जर्मनी के लोगों में बहुत ईर्ष्या हुई। जर्मनी के लोगों को ये लगा कि वेस्टर्न जो आपके पास मित्र राष्ट्र हैं उन्होंने जर्मनी के साथ न्याय नहीं किया है, जर्मनी को ही केवल युद्ध का एक मात्र कारण माना गया। तो जर्मनी जो है उस समय इस अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए लोगों के अंदर उग्र भावना थी और इसी भावना का फायदा उठाया किसने, हिटलर ने लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं अपने जो जीते हुए क्षेत्रों को वापस लूंगा, मैं जर्मनी को पुनः उसकी उस स्थिति में पहुंचाऊंगा जिस स्थिति में जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध से पहले था। ठीक है नहीं। तो हिटलर क्या काम करता है, वो आपके पास उग्रवाद को आगे बढ़ाता है और फर्स्ट जर्मनी का नारा देते हुए आगे बढ़ता है। अब इसकी विशेषताएं क्या थी, प्रजातीय उच्चता। ये प्रजातीय उच्चता में विश्वास रखते थे। जो नाजीवादी विचारधारा है ये मानती थी कि हम आर्यन प्रजाति के हैं और अन्य जो काले लोग हैं या जो पीले रंग के लोग हैं उन पर शासन करना हमारा नैतिक अधिकार है। हम उन पर शासन कर रहे हैं उन्हें सभ्य बनाने के लिए, क्योंकि हमारी प्रजाति श्रेष्ठ है। दूसरा, ये राज्य की सर्वोच्चता में ये भी विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि राज्य से ऊपर कुछ भी नहीं है, राज्य जो है वो सर्वोच्च है और व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक राज्य का व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर अधिकार है। राज्य व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में दखल कर सकता है। और ये हिटलर या नाजीवादी विचारधारा ये कहती है कि सच्ची जो स्वतंत्रता है वो राष्ट्रीय कल्याण हेतु कार्य करना। यानी कोई व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता उसे कहेंगे अगर कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए कल्याण कर रहा है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। और ये जो भावना है नाजीवादी, वो प्रबल राष्ट्रीयता का समर्थक है, यानी कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये मानती है कि जो राष्ट्रीयता की भावना होती है वो लोगों को एकजुटता में मतलब विश्वास करती है। राष्ट्रवाद की भावना लोगों को एकजुट करने का काम करती है और लोगों में परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। इसलिए ये प्रबल राष्ट्रीयता की भावना को आगे बढ़ावा दे रहे होते हैं। फिर युद्ध करना, सैन्यवाद और विस्तारवाद। ये जो नाजी विचारधारा है वो युद्ध में, विस्तारवाद में यानी कि दूसरे देशों पर कब्जा करना, दूसरे देशों में इंटरफेयर करना, युद्ध में इसमें विश्वास करती है। क्यों? क्योंकि वो मानकर चल रहे होते हैं कि हमारी प्रजाति श्रेष्ठ है और लोगों पर शासन करना हमारा नैतिक अधिकार है। और जो लोकतांत्रिक ये जो विचारधाराएं, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है नहीं, और ये साम्यवाद, इन सारी जो विचारधाराओं का ये विरोध करती है। ठीक है नहीं। और वर्तमान में जो पुतिन है उन्हें नाजीवादी विचारधारा को इसलिए ही कहा जा रहा होता है, नाजीवादी बोले कि पुतिन जो है नाजी की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने युद्ध और सैन्यवाद के माध्यम से विस्तारवाद को बढ़ावा दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर जो है जबरदस्ती जो है युद्ध थोपकर यूक्रेन को अपने अंडर में करने की कोशिश की जा रही होती है। तो वहीं चीन जो है ताइवान को अपने अंडर में करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये जो देश हैं वो इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सोवियत संघ था तो सारे देश यूक्रेन और बेलारूस ये सब सोवियत संघ का भाग थे। चाइना भी वन चाइना पॉलिसी पे काम कर रहा है, ठीक है नहीं। और अमेरिका फर्स्ट की बात करता है। भारत के संदर्भ में भी कहा जाता है कि भारत भी अखंड भारत की बात करता है, जिसका पार्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी थे। तो ये जो आपके पास इतिहास दोहराने की कोशिश हो रही है, ये विश्व को उस मुहाने पर ले जाने की कोशिश हो रही है कि तृतीय विश्व युद्ध के गर्त में विश्व जाएगा और बड़े लेवल पर जो है नरसंहार होने की संभावना होगी, ठीक है नहीं। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का ये एक आधार तय हो रहा है और यूक्रेन में जो आपके पास आक्रमण हुआ है वो उसका एक प्रथम चरण है, ठीक है। तो ये जो विचारधारा है आप देख लो। अब भारत के संदर्भ में भी आप देख सकते हो कि भारत में कौन सी विचारधारा मतलब हावी है, ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी काफ़ी मजबूत है और हमारे लोगों का
किसी प्रकार की विचारधारा में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी की जब गवर्नमेंट आती है तो वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है, तो उस पर आरोप लगते हैं कि वो फासीवाद को बढ़ावा दे रही है। तो मैंने आपको बहुत ही कम समय में नाजीवाद और फासीवाद में अंतर बताया, और वर्तमान में ये जो घटनाक्रम हो रहा है तो उस संदर्भ में रूस को नाजीवादी विचारधारा का अगुआ क्यों कहा जा रहा होता है, ठीक है नहीं, और पुतिन को जो है नाजी क्यों कहा जा रहा होता है। तो वर्ल्ड पे ये विचारधाराएं काम करती हैं जो विस्तारवाद, युद्ध और युद्ध नायकवाद को बढ़ावा देती हैं। तो दोस्तों इस टाइप के मैं वीडियो लाता रहूँगा, और अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ये आपके पास जो करंट में इशू चल रहे होते हैं उस पर आपकी समझ को विकसित करने के लिए मैं इस टाइप के वीडियो लाता रहूँगा। नेक्स्ट मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में अगले वीडियो में।